ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और इस बुलेटिन में बात करेंगे नागपुर की नफरती हिंसा को लेकर। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नागपुर में हिंसा के बाद पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। नागपुर पुलिस ने 47 उपद्रवियों को हिरासत में लिया है। 47 उपद्रवियों को हिरासत में लेकर पूछताछ लगातार जारी है। नागपुर के 10 इलाकों में इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी लगा दी गई है और नागपुर के संवेदनशील इलाकों में आरएएफ की तैनाती की गई है। नागपुर में हिंसा के बाद 10 थाना क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया गया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 10 थाना क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया गया है। ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है। 47 जो उपद्रवी हैं उन्हें हिरासत में लिया गया है। इस बीच 8 तस्वीरें हिंसा की आपको दिखा रहे हैं। इंडिया न्यूज़ आप तक की तस्वीरें पहुंचा रहा है कि किस तरह से हिंसा शुरू हुई और कहां से कहां तक जाकर पहुंची। बवाल की तस्वीरें हैं, हिंसा की तस्वीरें हैं, आगजनी की तस्वीरें हैं। तो वही झड़प जो है वो मौके पर देखने को मिली, उसकी तस्वीरें भी स्क्रीन पर हैं। पथराव मौके पर हुआ, उसकी तस्वीरें भी हैं संभल में, माफ कीजिएगा, नागपुर में। दूसरी ओर नारेबाजी यहां पर जो है देखने को मिली। नागपुर में नारेबाजी भी देखने को मिली है और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया और 47 लोगों का आंकड़ा निकलकर फिलहाल सामने आ रहा है कि 47 लोगों को नागपुर में हिंसा को लेकर, उपद्रव को लेकर हिरासत में लिया गया है। और पूरी स्थिति को काबू करने के बाद फिर कर्फ्यू लगा दिया गया। 4 तस्वीरें और आपकी स्क्रीन पर चलने लगी हैं, जहां हिंसक झड़प देखने को मिली है। पुलिस का लाठीचार्ज देखने को मिला। वाहनों में किस तरीके से उपद्रवियों ने आग लगा दी। उसके बाद आरोपियों पर एक्शन देखने को मिला। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया, गिरफ्तार किया और लगातार जो है आरोपियों से पूछताछ जारी है। फिलहाल जो खबर सामने आ रही है उसके अनुसार 47 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और ये तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आई हैं। नागपुर दंगा और दंगे के बाद जितने भी आरोपी बनाए गए हैं उन सबको बारी बारी अब मुलाहिजे के लिए लाया जा रहा है और एक एक आप देख सकते हैं सबको मुलाहिजे के लिए ले जाया जाएगा, मुलाहिजा कराया जाएगा और उसके बाद आगे की जो प्रोसीडिंग है उसको पूरा किया जाएगा। क्या हुआ था कुछ बताएंगे? सर हम तो देखिए बात करने की मनाही है और आप देख सकते हैं किस तरीके से सबको, ये देखिए भारी भरकम, ये देखिए आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो नागपुर में जो दंगा हुआ है जिसमें यदि बात की जाए तो वहाँ पर की जो परिस्थिति थी जिसमें आगजनी हुई और तमाम चीज़ें हुई, उन सब के बीच में अब मौजूदा स्थिति ये है कि इन सबको यहाँ से कोर्ट की तरफ ले जाया जाएगा। आगे की प्रोसीडिंग पूरी होगी और प्रोसीडिंग पूरी होने के बाद की जो प्रक्रिया है, न्यायालय में सज़ा की जो प्रक्रिया है उसका पूरी तरीके से पालन कराया जाएगा। आप ये देख सकते हैं तकरीबन 12 से 15 जो ऐसे हैं जिनको दोषी ठहराया गया, उन सबको यहाँ पर अब ले जाया जा रहा है और यहाँ से सीधा यहाँ से जो जिला अस्पताल है वहाँ ले जाया जाएगा और वहाँ से ले जाने के बाद जो आगे की प्रोसीडिंग है कोर्ट में सबमिट करके उसके बाद इनको रिमांड पर लिया जाएगा और तमाम तरीके के जितने बिंदुवार तरीके से पूछताछ है उन पूछताछ को किया जाएगा। देखिए गाड़ी जिला अस्पताल के लिए रवाना हो गई और काफ़ी लंबी, काफ़ी मैराथन पूछताछ की गई है। उस पूछताछ के बाद आगे की जो प्रोसीडिंग है उसको अब पूरा किया जाएगा। बहुत लंबी पूछताछ हुई, तकरीबन 9 बजे का समय था और 4-4.5 घंटे हो गए। अब इनको यहाँ से जिला अस्पताल और उसके बाद कोर्ट का रुख किया जाएगा और आगे अन्य दोषियों पर क्या सज़ा सुनाई जाएगी वो सबकी निगाहें उस पर होगी। इस समय सहयोगी महावीर साहू और जगजीत सिंह के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़, नागपुर। हमारे सहयोगी दीपक विश्वकर्मा भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे हम अधिक जानकारियों के लिए। दीपक, जिस तरीके से आपकी रिपोर्ट हम देख रहे थे, जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उन आरोपियों को पुलिस की टीम अपने साथ लेकर गई है, क्या पुलिस की टीम के द्वारा कुछ कहा गया इस पूरे विषय में? क्योंकि जब इससे पहले भी हम लाइव जुड़े थे, जब आप जानकारियां पहुंचा रहे थे, पुलिस की टीम उस वक्त कुछ भी कहने से बच रही थी। उन्होंने कहा एक बार हम आरोपियों को पेश कर दें कोर्ट के सामने, उसके बाद हम उस स्थिति में आ जाएंगे कि हम आप लोगों को यानी कि मीडिया को कुछ बता पाएंगे। देखिए जो जानकारी निकल के आई है उसमें ये जानकारी मुलाहिजा कराने के लिए ले गई है और उसके बाद वहाँ जो पुलिस के तमाम आला अधिकारी हैं वो वहाँ मौजूद हैं। उसके बाद उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये वो इलाका है, मैं आपको दिखा दूँ, सुबह और अब में अंतर, मतलब आप ये मान के चलिए कि 2:30 बजे के आसपास का समय है और इससे पहले जब हम सुबह 7 बजे यहाँ मौजूद थे तो ये जो पूरी सड़क है, इस पूरी सड़क पर
ऑयलिंग थी, ये पूरी सड़क पर कालिक थी, क्योंकि जो आगजनी हुई थी उस आगजनी से जो ऑयल गिर रहा था वो है। यहाँ जिला प्रशासन के लोग पहुँचे हैं और ये जो तोड़ फोड़ की गई है, क्योंकि मेट्रो का काम चल रहा था, तो ये पूरी सरकारी संपत्ति है, इसका पंचनामा किया जा रहा है। और यहाँ पर एक जेसीबी है, इसको जलाया गया था, और एक मेरे दाईं ओर है जेसीबी, उसमें भी चोट पहुँचाई गई, उसको भी जलाने का प्रयास किया गया। तो ये समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए, स्थिति को शांत करने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो मौजूदा स्थिति है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे मामले में सेंसिटिव चीज़ें हैं, इसलिए इसको पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। सर, पंचनामे के लिए आप आए थे, वहाँ पर आपने देखा, इसके बाद यहाँ देखा, क्या स्थिति समझ आई है क्या? तो सर, स्थिति तो बहुत भयंकर दिख रही है मुझे, क्योंकि बहुत सारी गाड़ी जलाई है, बहुत सारी गाड़ी को तोड़फोड़ की है। अभी जो भी 4 व्हीलर है और क्रेन से वगैरह, तो इनके हम पंचनामे कर रहे हैं अभी फिलहाल। और ये यहाँ होने के बाद में अभी हम या आगे बढ़ेंगे। और सरकारी संपत्ति को सीधा सीधा नुकसान बताया गया है, क्योंकि ये पूरा मेट्रो के काम में लगी थी, उधर एक थी, उसको भी तोड़ने का, जलाने का प्रयास किया गया है। तो अब आगे का प्रोसीडिंग क्या होगी? हम पंचनामे करके कलेक्टर साहब को सबमिट कर देंगे, उसके बाद में वो जो ऊपर लेवल में जो भी काम होगा वो देखा जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ है, जो प्राइवेट गाड़ियाँ तोड़ी गई हैं उसको लेकर भी कोई प्रावधान है, कुछ ऐसा नियमावली है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन वो इंश्योरेंस में अगर बैठता होगा तो उनका को आगे पर हाँ। देखिए, चूंकि सरकारी संपत्ति है, तो सरकारी संपत्ति को जिस तरीके से नुकसान पहुंचाया गया है उसका पंचनामे के लिए आए गए हैं। एक और जेसीबी है, उसको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। तो समझा जा सकता है कि कमोबेश इस पूरे इलाके में तोड़फोड़, आगजनी, इन तमाम चीज़ों को अंजाम दिया गया। पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी से यहाँ जमा हुआ है। धारा 144 का मतलब ये साबित कर दिया है कि तीनों तरफ रोड ब्लॉकिंग कर दी गई है, गाड़ी लगा के पुलिस के जवान हैं वो चप्पे चप्पे पे तैनात हैं। तो ये समझा जा सकता है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कह दिया था कि आप कार्रवाई कीजिए, आप कार्रवाई कीजिए, किसी को बख्शने की ज़रूरत नहीं है, तो ये उसी दिशा में एक कदम है। एक और वाक़या है, अब से कुछ देर पहले जब अजान हो रही थी और कुछ जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो मस्जिद आ रहे थे, तो उनको मना किया गया कि अभी की स्थिति ठीक नहीं है, 1 या 2 लोग जो मौलवी हैं वो जाएंगे, आप मत जाइए। जब नहीं माने तो उनको पहले प्यार से समझाया गया, उसके बाद बलपूर्वक, चूँकि मीडिया थी, बलपूर्वक बताने की कोशिश की गई कि आप लौट जाइए। अभी स्थिति कमोवेश उस तरह की नहीं है कि आप जाइए और वहाँ नमाज पढ़ लीजिए। तो ये जो पूरा इलाका है, ये पूरा इलाका ही वही है। आप ये देखिए, ये आप इससे समझ सकते हैं कि इस सड़क को और इस सड़क को, मैं एक बार सहयोगी को कहूँगा कैमरा पूरा नीचे रखेंगे और दिखाएंगे। आप इस सड़क को और इस सड़क को देखिए, ये सड़क आपको साफ चमचमाती नज़र आ रही है, आपको साफ चमचमाती नज़र आ रही है। और इसके इतर जब मैं दाईं ओर जाऊंगा, क्योंकि जेसीबी जलाई गई थी, सहयोगी को कहूंगा उसको भी दिखाएंगे। इस सड़क का आप रंग देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि स्थिति क्या है। इसका रंग पूरा काला पड़ चुका है। बिल्कुल, ये डीजल है, ये पेट्रोल है, ये आग की वो लपटें हैं, उससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति। बिल्कुल दीपक, जाहिर तौर पर 17 और 18 की रात की दरमियानी स्थितियां जो है नागपुर में विपरीत देखने को मिली, जिसकी वजह से यहां पर हिंसा भड़की, किस तरीके से आगजनी की जो तस्वीरें हैं वो भी निकलकर सामने आई। दीपक, आप बने रहे हमारे साथ। और इस बीच असदुद्दीन ओवैसी ने इस पूरी हिंसा को लेकर क्या कुछ कहा है, उनका बयान किस तरीके से सामने आया है, एक बार वो अपने दर्शकों को हम सुनवा देते हैं। पिछले चंद हफ्तों से जो स्टेटमेंट्स महाराष्ट्र के सरकार के मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर तरफ से आ रहे हैं, उसको देखने की जरूरत है। और सबसे बड़ा प्रोवोकेशन तो वो सत्ता में है, गवर्नमेंट में है, और गवर्नमेंट प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दे रही है। और बड़ा अफसोसनाक है, आप देख लीजिए पिछले 4-5 दिन पुराना स्टेटमेंट उठाकर देख लीजिए, तो ये वो खुद प्रोवोकेशन किए, और उनको इस बात की अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी नहीं है कि वो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। और दूसरी बात यह है कि आपने कई तस्वीर किसी बादशाह के बनाकर जलाए पूरे महाराष्ट्र में, कोई रिएक्शन नहीं हुआ, तो आपको तकलीफ हो गई। तो आपने क्या किया कि कुरान की जो आयतें हैं, जो वर्सेस हैं कुरान के, जो एक कपड़े पर लिखी जाती हैं, उसको आपने जलाया।
और जब ये हरकत हो रही थी तो उसी वक्त जाकर मुकामी वहाँ के जो मुसलमान और हिंदू लोग थे जाकर कंप्लेन किए डीसीपी को कि इसको रुकवाइए। देखिए ये जो कपड़ा है जिसपे कुरान करीम के आयतें लिखी हैं, वर्सेस लिखी है, मत करिए। जलाया गया, एक्शन नहीं लिए। उसके बाद शाम में ये सब चीजें हुई। मैं उसका कंडेम करता हूँ वायलेंस का, मगर इसको टोटल देखिए आप कि जो स्टेटमेंट्स एमिनेट हुए हैं, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं मिनिस्टर्स की तरफ से, अभी भी दिए जा रहे हैं। भाई आप रूल ऑफ लॉ को फॉलो करिए ना। आप तो भारत के संविधान पर आपने ओथ लिया है, तो आप कैसे प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं आप? भाई मुझे किसी चीज कोई चीज पसंद नहीं है, आपको कोई चीज पसंद नहीं है, तो कोई भी अपनी नापसंद का इजहार कानून को हाथ में ले करेगा क्या? तो ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी